हाय गाइस। तो आज हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे यूरोडोव की बुक से। और ये सारे प्रॉब्लम्स मेरे जितने भी वीडियो लेक्चर मैंने अभी तक डाले हैं उन सब पे बेस्ड है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड है। तो आप इन प्रॉब्लम्स को ध्यान से समझें। अगर आप इनको कर लेते हैं तो ये सफिशिएंट इनफ है आपके मेंस और एडवांस के लिए। यूरोडोव बुक के बारे में तो आपको पता ही है कि 12th लेवल पे सबसे टफ़ बुक माना जाता है। तो आइए हम एक सवाल करते हैं। आप सवाल को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, सवाल को पढ़ेंगे, पहले सोचेंगे, फिर ट्राई करेंगे, फिर मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपके दिमाग की डेवलपमेंट की बात है और आपका दिमाग तभी डेवलप करेगा जब आप उस पर ज़ोर लगाओगे, सोचोगे। ठीक है? तो मैं यही सजेस्ट करूँगा। अब हम सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करते हैं तो जो सिचुएशन दिया हुआ है वो आपके सामने बना दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए एक रिंग लिया हुआ है और एक सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज लिया हुआ है। सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज के बारे में आपको जानना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जाननी है तो आप मेरा वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, आपसे सवाल हो जाएगा। तो सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो के लैम्डा बाई आर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और के लैम्डा बाई आर वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। ठीक है? यही चीज़ मैं यहाँ पे आपको लिख के बताऊँगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, धीरे धीरे आराम से हम लोग सब समझ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? और कोशिश करिए कि इस वीडियो को आप पूरे अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि देखिए घुमा फिरा के यही कॉन्सेप्ट आपके मेंस और एडवांस में आता है। ठीक है? तो आप वीडियो को पॉज करके 2-3 बार देख के रिपीट करके, ठीक है, आप इस चीज़ को समझ ही लें। ठीक? मेमोरी ऐसे ही काम करती है। जैसे आप कोई गाना देखते हो तो आपको कई बार देखते हो तो आपको लिरिक्स भी याद हो जाते हैं, उसी तरीके से ये है। आप जितनी बार रिवाइज़ करोगे अपने नोट्स को, जितनी बार आप अपने वीडियो लेक्चर को रिवाइज़ करोगे, मेरे बनाए हुए वीडियो लेक्चर को आप देखोगे, आपको वो चीज़ याद हो जाएगी, आपके मन में बैठ जाएगा। तो फिर एफर्टलेसली काम होगा और एफर्टलेस वाला काम बहुत इफ़ेक्टिव होता है। ठीक है? तो देखिए जो मैंने बोला था के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर हॉरिजॉन्टल में होता है, के लैम्डा बाई आर वर्टिकल में होता है। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसे देखना है ये भी मैंने अपने वीडियो लेक्चर में बताया था, तो उसको रेफ़र करें। के लैम्डा बाई आर साइन पाई बाई 2 प्लस साइन 0, है ना? एक फार्मूला निकल के आया था, एक फाइनाइट लाइन चार्ज का जो फार्मूला निकल के आया था वो क्या था? मेरे साथ रिवाइज़ करिए। के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है? तो ये फार्मूला अब कौन सा किस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, कौन से डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, तो आप उस वीडियो लेक्चर को देखिए और रिवाइज़ करिए। ठीक है? तो के लैम्डा बाई आर यहाँ पे एक एंगल क्या हो गया पाई बाई 2, दूसरा एंगल क्या हो गया 0। ठीक? एक एंड पूरे इनफाइनाइट पे है तो वो एंड उस पॉइंट पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उससे कितना एंगल बना रहा होगा? 90 डिग्री बना रहा होगा। ठीक है? और जो दूसरा एंगल होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा 1 ऐसा लेना है कि आपको हमेशा थीटा 1 को सबसे छोटा वाला एंगल लेना है। तो छोटा वाला एंगल कौन है यहाँ पे? 0 डिग्री। तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन के साथ तो प्लस ही है तो उसमें कोई मैटर नहीं करेगा। तो कितना आ जाएगा? साइन पाई बाई 2 1 होता है, के लैम्डा बाई आर हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर हो जाएगा। इधर भी कॉस 0 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, कॉस 90 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर। तो इस तरीके से हमने कॉम्पोनेंट निकाल लिया। तो दिस, अब क्या लिख रहा हूँ मैं कि दिस कॉम्पोनेंट ऑफ फील्ड इज़ पैरेलल टू द प्लेन। अब देखिए एक जो है ऊपर आया है वर्टिकल डायरेक्शन में और एक आया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्या वर्टिकल वाले के कारण फ्लक्स होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो जो प्लेन ऑफ द रिंग है उसके पैरेलल है। ठीक है? तो वो अंदर से तो जा ही नहीं पाएगा, तो उसके कारण फ्लक्स 0 है। तो किसके कारण बस फ्लक्स होगा? सिर्फ ये जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट दिख रहा है जिसके नीचे मैंने लिखा हुआ है ओनली दिस विल हैव फ्लक्स, उसी के कारण बस क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, क्योंकि वो रिंग से पास कर रहा है। फ्लक्स का मतलब पास करना,
हवा का फ्लक्स थ्रू द विंडो मतलब कि हवा का विंडो से पास करना। अब जो हवा विंडो से पास ही नहीं कर रही है, उसका फ्लक्स का बोलने का कोई मतलब ही नहीं होता। समझ गए कि नहीं? तो के लैम्डा बाई आर जो हॉरिजॉन्टल में है फ्लक्स, बस उसी का आएगा। अब एक प्रॉब्लम है कि के लैम्डा बाई आर भी वेरिएबल है, क्योंकि आर वेरिएबल है। देखिए स्मॉल आर, जो कि कहाँ से मेज़र किया गया है, रिंग के सेंटर से मेज़र किया गया है। एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए एक एक चीज़। जब तक आपको एक एक चीज़ का रीज़न नहीं पता होगा ना, तब तक आपको फिज़िक्स नहीं आती है। सिंपल सी बात है, ठीक है? तो आप, और एज अ टीचर मैं भी यही करता हूँ, हर एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर उसका आंसर ढूंढता हूँ। जब तक लॉजिकल आंसर नहीं मिलता है, रीज़नेबल आंसर, तब तक उसको प्रोसेस जारी रहता है ढूंढने का, ठीक है? तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, के लैम्डा आर वेरिएबल था तो रिंग एलिमेंट लेना पड़ा, क्योंकि उस रिंग पे आर को, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। तो के लैम्डा बाई आर उस रिंग का जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, उस रिंग का एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर हो जाएगा, है ना? और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, के लैम्डा बाई आर इंटू दैट एरिया, एंड दैट एरिया इज मेकिंग अ 0 डिग्री एंगल, है कि नहीं? परपेंडिकुलरली गुजर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख के इंटीग्रेट कर दिया 0 टू आर। इंटीग्रेशन आपको आता ही है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है। आर आर कैंसल ही हो गया, डी आर का इंटीग्रेशन आर हो गया, 0 से आर, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा आपके सामने आंसर आ गया। डी आर का इंटीग्रेशन आर हो गया, लिमिट पुट कर दिया, पाई की के की वैल्यू डाल दी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू डाल दी, पाई पाई कैंसिल हो गया, लैम्डा आर बाई 2 ए नॉट आंसर आ गया, ठीक है? एलिमेंट क्यों लिया हमने रिंग, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ वेरिएबल था। तो एक रिंग पे हम कांस्टेंट मान सकते हैं, तो एक एक रिंग का जोड़ दिया तो सारा आंसर आ गया, सारा फ्लक्स निकल गया। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा ये प्रॉब्लम। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ओरिजिन मैंने सेंटर ऑफ द रिंग को माना था, ठीक है? सिंपल सा इंटीग्रेशन था, आपसे हो जाएगा ये प्रॉब्लम। मेन कॉन्सेप्ट इसमें यही था कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है। देखिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत यूज़ किया गया है मेंस और एडवांस में। आप पुराने सवाल उठा के देखिए तो आपके सामने ये सवाल मिल जाएगा। तो इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाहिए। अब जो नेक्स्ट सवाल है ये भी बहुत ही तगड़े बेसिक कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है? अब ये सवाल बहुत सिंपल है, लेकिन होगा उसी से जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर है, ठीक? तो अब यहाँ पे दो चार्ज रखे हुए हैं, आपको फिगर में दिख रहा होगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ये फिगर मैंने डायरेक्ट बुक से उठा लिया है और यहाँ पे आपके सामने फिगर बना भी दूंगा मैं, ठीक है? तो प्लस क्यू और माइनस क्यू जो है ये दो चार्ज है और एक रिंग है। अब ये बोला है कि रिंग के थ्रू कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा। तो अगर आपने मेरे वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखा है तो उसमें आपको ज़रूर ये देखने को मिलेगा कि मैंने चार्ज इंडिविजुअलिटी की बात की है, कि हर चार्ज अपना एक इंडिविजुअल होता है। क्यू अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और माइनस क्यू अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो क्यू के कारण फ्लक्स आएगा और माइनस क्यू के कारण भी फ्लक्स आएगा। तो दोनों फ्लक्स को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और कैसे जोड़ेंगे, स्केलर क्वांटिटी होता है फ्लक्स, डॉट प्रोडक्ट होता है ना, याद आ रहा है आपको? तो डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होता है, तो सिंपली φ1 + φ2 कर दे देंगे। φ1 + φ2 आपका आंसर दे देगा, तो आपके सामने जो है आंसर आ गया। तो इस सिंपल कॉन्सेप्ट पे ये पूरा प्रॉब्लम बेस्ड है, ठीक है? और एक बिल्कुल ही नया सॉलिड एंगल के साथ जोड़ के मैं इसका सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ आपके सामने, ठीक है? इंटीग्रेशन का मदद नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ऑफन इंटीग्रेशन को लाइक चीज़ों को टफ बना देता है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट से आप अगर आपका सॉल्यूशन निकल रहा है तो आपको उसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए, ठीक है? तो अब देखिए आपको मैंने बताया था फ्लक्स के लेक्चर में कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लाइक इन टर्म्स ऑफ सॉलिड एंगल। पहले तो सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल 2π1 - cos थीटा होता था और थीटा प्लेनर एंगल होता था, ठीक है? 2π1 - cos थीटा, ठीक? अब एक चार्ज के चारों तरफ कितना सॉलिड एंगल होता है, चार्ज इज़ अ पॉइंट, तो पॉइंट के चारों तरफ कितना सॉलिड एंगल होता है, 4π, ठीक? तो Q/4π जो है आपका Q/4π Q/E0 × 4π, ठीक है? ये एक यूनिट सॉलिड एंगल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू थी, आपको याद आ रहा होगा। Q/E0 4π सॉलिड
तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम इस सवाल को करते हैं। ठीक है, अब देखो हमने एक प्लेनर एंगल मान लिया थीटा, तो थीटा से यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आ गई आपके सामने। ठीक है, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला आपको पता है इन टर्म्स ऑफ प्लेनर एंगल। मेरे साथ रिवाइज करिए, 2π1 माइनस कॉस थीटा, क्या 2π1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा की जगह पे जो वैल्यू हमने निकाली है उसको डाल देंगे वहाँ पे, तो 2π1 माइनस एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सॉलिड एंगल हो जाएगा। अब अभी हमने डिस्कस किया कि Q बाई ई नॉट 4π सॉलिड एंगल में होता है, तो एक यूनिट सॉलिड एंगल में कितना होगा, तो Q बाई ई नॉट को 4π से डिवाइड कर दीजिए, तो Q बाई 4π ई नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो Q बाई 4π ई नॉट एक यूनिट सॉलिड एंगल में है, तो इतना सॉलिड एंगल में कितना होगा, है ना, जो अभी निकल के आया है उतने सॉलिड एंगल में कितना फ्लक्स होगा। तो इट्स जस्ट लाइक यूनिटरी मेथड का प्रॉब्लम हो गया कि एक पेन 2 रुपये में है तो 4 पेन कितना होगा, 8 रुपये में। ठीक है, सिंपल सा सवाल। Q बाई ई नॉट, अब मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ आपके सामने रिवाइज करवा दे रहा हूँ। Q बाई ई नॉट इज़ द फ्लक्स अराउंड द चार्ज इन 4π सॉलिड एंगल। Q बाई ई नॉट इज़ द फ्लक्स अराउंड द चार्ज इन 4π सॉलिड एंगल। तो एक यूनिट सॉलिड एंगल में कितना होगा, तो यूनिट सॉलिड एंगल में क्या हो जाएगा, Q बाई ई नॉट इंटू 4π, है ना, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो जो सॉलिड एंगल मैंने निकाला है उसमें कितना होगा, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2π इंटू 1 माइनस एल बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू Q बाई ई नॉट इंटू 4π, दैट विल बी द फ्लक्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q। ठीक है, Q बाई 4π ई नॉट इंटू 2π 1 माइनस एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 2π कैंसिल हो गया, यहाँ 2 बच गया, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, है ना, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एल बाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब तो ये Q चार्ज के कारण आया, माइनस Q के कारण भी उसी डायरेक्शन में, आप ध्यान से देखिए, है ना, माइनस Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, Q से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही डायरेक्शन में है ना, तो फ्लक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का फ्लक्स ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कि दिस इज़ ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो सिमिलरली फॉर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, उतनी ही वैल्यू आ जाएगी, एंगल तो कॉस थीटा वही रहेगा ना। तो Q बाई 2 ई नॉट एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एल बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 5 1 प्लस 5 2 जोड़ देंगे, आपके सामने आंसर है। तो यूरोडोव का एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपके सामने। देखिए, टेक्निक को याद रखिए, जो कॉन्सेप्ट है उसको आप ध्यान में रखिएगा, बाकी प्रोसेस तो आप कर ही लोगे, है ना। किधर जाना है मैं ये बता रहा हूँ, बाकी चलना तो आप चल ही लोगे, है ना। तो इस तरीके से φ2 भी लिख लिया हमने, और φ2 किसके कारण था, φ2 था माइनस के कारण, और दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों के कारण फ्लक्स लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है ना। तो ट्वाइस कर देंगे, φ1 प्लस φ2 दोनों बराबर ही है, तो कितना आंसर आ जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एल बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। देखिए फिगर दोबारा देख लीजिए, माइनस Q पे रेड कलर वाले सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस माइनस Q पे जा रहे हैं, प्लस Q से सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं। तो देखिए दोनों का डायरेक्शन तो सेम ही है, तो जुड़ गया इस तरीके से। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो 2 सवाल हमने सॉल्व कर लिए अच्छे से, होपफुली आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
अब ये जो नेक्स्ट सवाल है ये भी फ्लक्स का बहुत ही तगड़ा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल। ठीक है, फ्लक्स का जिन्हें जिन्हें अच्छी तरीके से ज्ञान है वो इसको कर पाएंगे, जिन्होंने फ्लक्स को अच्छे से समझा है। तो अब इसने एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के अंदर फ्लक्स पूछ लिया है, एक प्लेन पे। तो ये एक नया कॉन्टेक्स्ट है ना, नए तरीके से नए सिचुएशन आपको फ्लक्स के बारे में सोचने पे मजबूर कर रहा है। तो यहाँ पे भी आप वीडियो को पॉज करें, खुद से पहले सोचें, समझें, बनाएं। एक गलत आंसर हो तो गलत निकालें, लेकिन एक अटेम्प्ट ज़रूर करें। ठीक है, और सही निकाल लिया तो बहुत अच्छी बात। ठीक, तो आप इसको जो है अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करने से पहले एक जो चीज़ें हैं वो रिवाइज़ करवा देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है कि कहीं से भी आप एक वॉल्यूम उठाओ, यूनिट वॉल्यूम या बराबर अमाउंट का वॉल्यूम उठाओ, तो उसमें चार्ज जो मिलेगा वो सेम ही होगा। तो ये होता है यूनिफॉर्मली का मतलब। हर एक वर्ड को समझते चलते हैं। तो यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, रो आर अपॉन 3 E0। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इस पर वीडियो डाला था, तो आप उसको देख लें, उसका मैंने प्रूफ भी किया था। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को अगर प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और पूरे चैप्टर का मैं डालूँगा, आगे कैपेसिटर का भी डालूँगा। ठीक है, तो आप मुझे फॉलो करते रहें, शेयर भी करें वीडियो को, क्योंकि पूरा फ्री है तो सबके पास ज्ञान जाना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है रो आर अपॉन 3 E0 है, रो आर अपॉन 3 E0। अच्छा, आर कहाँ से मेज़र कर रहे हो? आर जो है सेंटर ऑफ द स्फीयर से मेज़र कर रहे हो। ठीक है, सेंटर ऑफ द स्फीयर से। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे चुका है कि एक ऐसा प्लेन आपने सेलेक्ट किया है जो कि सेंटर से R0 दूरी पे है। सेंटर से कहाँ पे है? R0 दूरी पे। ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू दैट प्लेन इज R0, और उस प्लेन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो फिगर आपके सामने बना दिया, फ्लक्स थ्रू दिस प्लेन। अब प्लेन का एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया व्यू पॉइंट देखते हैं, सामने से प्लेन को देखते हैं। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैरी करेगा, है कि नहीं, क्योंकि वो आर जो है वेरिएबल है हर एक पॉइंट के लिए। तो मुझे कैसा एलिमेंट लेना पड़ेगा? एक रिंग एलिमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन से ही आंसर आएगा। रिंग एलिमेंट ले लिया। ठीक, और रिंग एलिमेंट ले लिया तो रिंग एलिमेंट का एरिया कितना है? 2πx इंटू डी एक्स। एक्स डिस्टेंस जाके डी एक्स थिकनेस का हमने एलिमेंट लिया है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? अज्यूमिंग द रिंग एलिमेंट टू बी ए रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, 2πx इंटू डी एक्स, एरिया ऑफ द रिंग एलिमेंट। अच्छा, उससे फ्लक्स कितना पास कर रहा होगा? तो मुझे उस रिंग पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कांस्टेंट मान सकते हैं और उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो कितनी हो जाएगी? रो इंटू आर अपॉन 3 E0। अब सवाल उठता है कि वहाँ का आर क्या है ना। तो देखिए अब फिगर में पिंक लाइन से बना रहा हूँ कि वहाँ का आर क्या होगा। तो वहाँ का आर मैं एक स्मॉल केस में आर एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली बाहर निकलेगी, है ना। आप याद करिए, जो सॉलिड स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियल डायरेक्शंस में होती है। ठीक है, तो रो आर अपॉन 3 E0। ठीक, अब देखिए जो रिंग एलिमेंट है उसका नॉर्मल जो है वो मैंने ब्लू लाइन से बनाया है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ थीटा एंगल बना रहा होगा। तो जब फ्लक्स लिखोगे तो वो थीटा उसमें क्या क्या आएगा, उसमें फिगर आउट करेगा, थीटा उसमें आ जाएगा। ठीक है ना। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई इंटू डी ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो ये ट्रायंगल मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ सेपरेटली कि एक आर है, R0 है और एक्स है। तो यहाँ से आप कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? बहुत आसानी से आप लोग निकाल लोगे।
तो अब हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट पे, जो कि रिंग मान लिया है हमने, उस पर फ्लक्स की वैल्यू लिख देंगे। तो कितनी हो जाएगी, ई डॉट डी ए होती है फ्लक्स की वैल्यू। कॉस थीटा ऑलरेडी मैंने समझा ही दिया है, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ई की वैल्यू क्या होगी, रो आर अपॉन 3 ई नॉट, है ना। आर जो होगा वो स्मॉल आर, वो उस एलिमेंट के लिए आर होगा, उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो आर है वो होगा 2 पाई एक्स डी एक्स, ठीक है। 2 पाई एक्स डी एक्स इज़ द एरिया ऑफ द रिंग। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, आप देखिए ट्रायंगल में आर नॉट बाई आर, है ना। आर नॉट तो फिक्स डिस्टेंस है, क्वेश्चन में दिया हुआ था। आर आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, रो आर नॉट 2 पाई एक्स डी एक्स बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इंटीग्रेशन कितना आसान आ गया आपके सामने, ठीक है। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन तो 11th के ही बच्चे कर लेते हैं बहुत ही आसानी से, जब वो उन्हें इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है, बेसिक इंटीग्रेशन। तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। अच्छा, एक्स का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो प्लेन जहाँ पे स्फीयर को कट कर रहा है वही मैक्सिमम कोऑर्डिनेट है जो एक्स वैरी कर सकता है। तो उसको मैं पाइथागोरस की मदद से निकाल सकता हूँ। कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये जो डॉटेड लाइन है वो रेडियस है, नीचे आर नॉट है, तो वो एक्स की वैल्यू जो मैक्सिमम होगी वो कितनी हो जाएगी, जहाँ पे प्लेन स्फीयर को कट कर रहा है द टॉप मोस्ट पॉइंट, वो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर का रूट, है ना, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। अब लिमिट हमें पता चल गया कि ज़ीरो से लेके, अब ज़ीरो कहाँ पे माना था मैंने, बिल्कुल प्लेन के बीच में, रिंग के सेंटर को, है ना। ज़ीरो से लेके अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर तक हमने इंटीग्रेट करना है। एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट डाल देंगे, एक्स की जगह पे अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर, लिमिट डाल देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन यूजिंग स्मॉल रिंग एलिमेंट्स हमने इस सवाल को सॉल्व कर दिया है। द टोटल फ्लक्स ड्यू टू दैट यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर थ्रू दैट प्लेन, हमने अप्रॉक्सीमेटली उसकी वैल्यू निकाल ली है। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज़ हुआ, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ। तो ऐसे सवाल जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज़ हों, ये सवाल एडवांस के सवाल होते हैं, मेंस के सवाल भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो असली चीज़ एप्लीकेशन की है, आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, उसको अप्लाई करना सीखिए, ठीक है। तो द रियल चैलेंज लाइज इन अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट्स, ठीक। अभी एक नेक्स्ट सवाल है, इसमें भी क्या है, ये भी एक एप्लीकेशन का सवाल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से क्वेश्चन में डिफाइंड है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए पहले, उसके बाद वीडियो को पॉज करें और फिर सॉल्यूशन देखें। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, मैं चाहूँगा कि आप इसको काफ़ी देर तक सोचें और फिर इस पर एक गलत आंसर है तो वो भी निकालें, अटेम्प्ट करें एटलीस्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैल्यू दी हुई है उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो इन टर्म्स ऑफ आई कैप और जे कैप दिया हुआ है। तो इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप दिया हुआ है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। तो हम क्या करेंगे, ए एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस ए वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया, उस पर रूट ले लिया, ये मैग्नीट्यूड है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बाहर, रूट के बाहर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा रूट में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, रूट रूट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने मैग्नीट्यूड निकाल ली, वो कितनी आ गई, ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, स्फीयर के सेंटर को ओरिजिन मान लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है,
और हम एक इन जनरल एक पॉइंट लेंगे x कॉमा वाई कॉमा जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एक जनरल पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो x कॉमा वाई कॉमा जेड का प्रोजेक्शन ऑन जेड एक्सिस क्या होगा, 0 कॉमा 0 कॉमा जेड, ठीक है। एरिया एलिमेंट का नॉर्मल क्या होगा, एरिया एलिमेंट का नॉर्मल जो ब्लू लाइन से मैंने दिखाया है वो होगा, ठीक है। स्मॉल एरिया एलिमेंट को मैंने डी ए ले लिया। अब मैं एक डीसी वेक्टर डिफाइन करूँगा, ठीक है। डीसी वेक्टर क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम डी एंडिंग एट सी, तो आर सी माइनस आर डी होगा। तो आर जो है पोजीशन वेक्टर है सी का, और आर डी जो है पोजीशन वेक्टर है डी का। ये वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक वेक्टर को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, पोजीशन वेक्टर्स को हटा देते हैं, है ना। तो आप वेक्टर को रिवाइज कर लें। एक एडवांस का सवाल आपको कई चीज़ बताता है कि आपको क्या क्या रिवाइज़ करना है, ठीक है। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और आप एडवांस के सवाल को अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपको पता चल जाएगा कि आपको किस कॉन्सेप्ट में थोड़ी कमी दिख रही है, और आप फिर उसको रिवाइज़ कर लोगे और फिर एवरीथिंग विल रन स्मूथ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पोजीशन वेक्टर को डिफ़ाइन कर लिया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। सब्ट्रैक्ट किया तो जेड के कैप कट गया। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा कि आप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप को जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई थी इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप, उसको कंपेयर करके देखो। मैं बोलूँगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, वो डीसी वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। ये उस टाइप का सिचुएशन है जैसे कोई ए वेक्टर है और एक 3a वेक्टर है, तो ए और 3a पैरेलल हैं, बस डिफरेंस उनके मैग्नीट्यूड में है। एक का मैग्नीट्यूड ए है और दूसरे का मैग्नीट्यूड 3a है। उस तरीके से आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में x के साथ a बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड का फ़र्क है, बाकी डायरेक्शन डीसी के अलॉन्ग ही है। मतलब अगर आप ध्यान से सोचोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली बाहर निकल रहा है फ्रॉम जेड एक्सिस, लाइक अ लाइन चार्ज, लाइक अ इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है, बाहर की तरफ निकलता है रेडियली, 2k लैम्डा बाई आर, याद आ रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर कर दिया और मुझे पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डीसी वेक्टर के पैरेलल है, डीसी वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। अब हम फ्लक्स डिफाइन करेंगे। तो फ्लक्स जो होता है वो डी ए कॉस थीटा होता है, ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ई डॉट डी ए होता है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको फ्लक्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो यू गो एंड वॉच माई वीडियो, बहुत ही क्लियरली और लूसिड तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो कॉस थीटा देखो यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू, ई की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो मैग्नीट्यूड वो डाल देंगे, डी ए का वैल्यू तो डी ए ही रहेगा, ठीक है। और कॉस थीटा जो है मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो कॉस थीटा यहाँ पे क्या होगा, डी सी अपॉन रेडियस ऑफ द स्फीयर। जो ब्लू डॉटेड लाइन है वो क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर है। तो डी सी की वैल्यू मैग्नीट्यूड कितनी आ जाएगी, तो विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लिख लो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, जेड जेड तो कैंसिल हो जाएगा। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी सी की वैल्यू है, डी सी वेक्टर की, और हाइपोटेनियस आर है। तो कॉस थीटा की वैल्यू मुझे निकल के आ गया। थोड़ा सा भी कहीं डाउट हो तो आप वीडियो पॉज करें और समझें उसको, लाइक फ्लो में साथ में रहें तो ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू डाल दिया मैंने, कॉस थीटा एक अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट गया, ए डी ए बाई आर, ठीक है। अच्छा डी ए को मैं पूरा इंटीग्रेट करूँगा तो ये क्या है, एक स्फीयर है। तो एक स्फीयर है तो क्या होगा, एक स्फीयर की टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो डी ए का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा और 4 पाई आर स्क्वायर लिमिट है तो डाल देंगे। तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बाई आर। ए बाई आर तो एक कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट ही है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी ए का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा
4πr² डालोगे, इस तरीके से 4πr आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी बहुत बेसिक सवाल था। इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हुए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ, वेक्टर कैसे बनाते हैं ये कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ, कौन से वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स होते हैं ये कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ। तो देखिए एक छोटे से सवाल में कितने कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं। तो सवाल करने का पर्पस यही है कि सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होते जाएं, और जो भी कॉन्सेप्ट आपको लैग हो रहा है आप मेरे वीडियोस देखें जाके, तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन पढ़ लें, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे साथ में मिलके। तो ये जो है यहाँ पे 2 लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज का फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, 2k λ/r, याद आ रहा होगा आपको। ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप कहीं भूल रहे हैं तो वीडियो लेक्चर आप देखें, ध्यान से फॉलो करते रहें। ठीक है, उसके एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे एक प्लेन है जो कि मैं येलो कलर से दिखाया हूँ। तो उस प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये निकालनी। तो अब इसको मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से, दूसरे व्यू पॉइंट से देखता हूँ। लाइक ये 2 जो ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं आपको नीचे वाले फिगर में, इसमें दिखाया गया है कि वायर जो है, लाइन चार्ज जो है आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, और बीच में एक प्लेन है येलो कलर से। तो जो मिड पॉइंट है, जो डॉटेड लाइन का मिड पॉइंट है, उस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, है कि नहीं, क्योंकि लेफ़्ट वाले लाइन चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में जाएगा, राइट वाले से लेफ़्ट में जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ऐसा हर पॉइंट पे नहीं होगा प्लेन पे, है ना। अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाते हो, जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखिए, लेफ़्ट वाले के कारण राइट साइड जाएगी थोड़ा ऊपर की तरफ, है ना, और राइट वाले के कारण लेफ़्ट साइड जाएगी थोड़ा ऊपर की तरफ। ठीक है, एक एंगल एज्यूम कर लेते हैं कि थीटा यहाँ पे एज्यूम कर लिया। सिमेट्री से दोनों एंगल सेम ही होगा, थीटा ऊपर जाएगा, थीटा इधर आएगा। ज़ीरो कॉमा ज़ीरो। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, इसमें इसकी वैल्यू 2k λ/r होगी। तो r की वैल्यू क्या होती है, लाइन चार्ज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दैट पॉइंट। तो वो कितना हो जाएगा, √x² + l²/4। क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो प्लेन जो है एग्जैक्टली सिमेट्रिकली प्लेस्ड है बिटवीन द लाइन चार्जेस, तो l/2 l/2। ठीक है, यहाँ से आप cos थीटा डिफाइन कर सकते हो। अब cos थीटा डिफाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का आप देख रहे होगे 2 कंपोनेंट आ रहा है। जैसे लेफ़्ट वाले के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कंपोनेंट देखिए अभी बना रहा हूँ मैं, E sin थीटा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, E sin थीटा, और E cos थीटा वर्टिकल हो जाएगा। उस तरीके से राइट वाले के कारण E sin थीटा हॉरिजॉन्टल होगा लेफ़्ट की तरफ, और E cos थीटा। E sin थीटा जो है इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स हो जाएंगे। इक्वल अपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। E cos थीटा जो होंगे वो इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। इक्वल वेक्टर मतलब डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम, तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में 2e cos थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 2e cos थीटा। अब E की वैल्यू 2k λ/r से लिख लेंगे, तो 2k λ/r, k λ/r, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √x² + l²/4। ठीक है, और cos थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, cos थीटा देखिए आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस x/√x² + l²/4। लाइक किसी भी ट्रायंगल से आप निकाल लो, लेफ़्ट वाले ट्रायंगल से या राइट वाले ट्रायंगल से, प्लेन के लेफ़्ट या प्लेन के राइट, मेरा मतलब ये था। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू डाल दी मैंने यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप थोड़ा एल्जेब्राइकली। 4k λx² + l²/4। ठीक है,
तो ये जो वैल्यू, इसको भी नीचे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 4x² + l² आ जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 16k लैम्डा x बाई 4x² + l²। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई इन जनरल। लेकिन हमें तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो x जैसे जैसे वैरी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैरी हो रहा है, तो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वैरिंग विथ x, सो d/dx करके 0 कर दूंगा, है ना। मैक्सिमा मिनिमा पे क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू पे स्लोप 0 होता है। तो यहाँ पे बेसिकली डिवीज़न रूल लग गया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर को ऊपर ले गया, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दिया, माइनस के साथ न्यूमरेटर को कांस्टेंट मान लिया और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दिया, तो 8x आ जाएगा। l तो एक कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। मैक्सिमा के लिए मुझे क्या करना है, इन सारे जो भी कैलकुलेट करके आया आप इसको 0 के बराबर पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी x की। उस वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमा होगा, ठीक है। अगर आपको दोबारा चेक करना है तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करिए। स्लोप क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, स्लोप का स्लोप नेगेटिव होना चाहिए, है ना। स्लोप घटता है मैक्सिमा में, तो ये नेगेटिव आ ही जाएगा। तो दिस इज़ अ मैक्सिमा पॉइंट, ठीक है। तो सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्या, l/2 ± l/2, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। पॉजिटिव y एक्सिस में भी और नेगेटिव y एक्सिस में भी 2 पॉइंट आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या होगी, बहुत दूर चले जाएंगे वायर से तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। और मिड पॉइंट पे क्या हो रहा था, वो भी 0 हो रही थी। तो आपके मन में एक फिगर जैसा बन रहा होगा कि 0 से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम हुआ, फिर 0 हो गया। तो थोड़ा ये रिंग जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है, रिंग में जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आया था, थोड़ा उस टाइप का है, ठीक है। तो ई मैक्स की वैल्यू हम निकाल भी लेंगे, वो कितना आएगा, l/2 डाल देंगे उसमें, तो l/2 डाल देंगे तो आपके सामने जो वैल्यू आएगी वही ई मैक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सवाल कर लिया। तो वीडियो को खूब शेयर करें, लाइक हम फ्री एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल टू एवरीबडी। तो आप जो है इसको शेयर करें, लाइक करें और कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखें कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हर एक प्रॉब्लम में यूज़ हो रहा है। तो यूरोडॉव के प्रॉब्लम्स इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं। तो आप इसको अटेम्प्ट करें और बाकी वीडियोज़ आते रहेंगे।